उत्तराखंड इतिहास रोचक तथ्य में अभी हम एक नई वीडियो सीरीज लेकर और आए हैं जिसमें हम प्राचीनतम प्रजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड की कोल प्रजाति और किरात प्रजाति के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में खस प्रजाति एवं शौका प्रजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आने वाले पटवारी, पुलिस, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं खस प्रजाति के बारे में। कौन थी खस प्रजाति और कहां से आई और इनका मूल स्वरूप क्या था और उत्तराखंड में किन स्थानों में इनका निवास था। इस वीडियो में हमारा आज यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। खस वास्तव में संस्कृत भाषा के क्षेत्रीय शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक योद्धा प्रजाति। यानी जब नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोग रहते थे इसीलिए इन्हें क्षेत्रीय प्रजाति भी कहा गया है। तो खसों को एक उपनाम क्षेत्र भी हम कह देंगे। जबकि किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति थी कोल प्रजाति। उसके बाद कोलों का आधिपत्य खत्म करने वाली जो प्रजाति थी वह थी किरात। अब किरातों का अस्तित्व खत्म करने वाली प्रजाति थी खस प्रजाति। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने इस खस प्रजाति को ही शक प्रजाति नाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि यह खस का ही अपभ्रंश नाम शक हो गया था। यानी हम इन्हें शक प्रजाति भी कह सकते हैं। अब ये लोग खस प्रजाति के आए कहाँ से थे? तो इनका मूल स्थान था ईरान और मूल वंश इनका माना जाता है आर्य जाति। यानी जो आर्य भारतीय प्राचीन निवासी थे उन्हीं की यह खस प्रजाति मानी जाती है। इस खस प्रजाति का प्राचीन निवास गांधार और कंबोज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में होता था और वहाँ पर आर्य लोग भी निवास करते थे। लेकिन वर्तमान में खस प्रजाति उत्तराखंड में कहाँ निवास करती है? तो उत्तराखंड अभी अस्कोट, पिथौरागढ़ क्षेत्र और डीडी हाट में निवास करते हैं। 1885 में खस को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया है। यानी इस खस प्रजाति को निम्न वर्ग यानी शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो यह अंग्रेजों के समय में शामिल किया गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार इस खस प्रजाति को गुप्तकालीन प्रजाति माना जाता है। किरातों के बाद जो आने वाले खस प्रजाति थी इनको या तो शक भी कहा गया है, जबकि मूल इनका आर्य जाति से संबंधित है। यानी ये लोग खुद को आर्य जाति का मानते हैं और इतिहासकारों के अनुसार ये लोग गुप्तकालीन प्रजाति मानी गई है। यानी गुप्त काल के समकाल में यह उत्तराखंड में निवास करते थे। अब इस खस प्रजाति का प्रथम वर्णन सर्वप्रथम महाभारत के सभा पर्व में किया गया है और वहां पर कहा गया कि कौरवों की ओर से इन्होंने महाभारत के युद्ध में लड़ाई की थी। इन खस प्रजातियों को उत्तराखंड के इतिहास में कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पहाड़ी राजपूत भी इन्हें कहा जाता है, खस राजपूत भी इन्हें कहा जाता है और गोरखाला धर्म भी इन्हें कहा जाता है। जबकि खस प्रजाति को वृहद संहिता जैसे ग्रंथ में तंगा नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से खस जाति के अनेक नाम और खस जाति का वर्णन अनेक स्थानों से हमें प्राप्त होता है। इनसे संबंधित कुछ और जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां। इन खस जाति का धर्म हिंदू था और ये लोग भी भगवान शिव के ही उपासक थे। जिस प्रकार से किरात शिव के उपासक थे, खस जाति भी शिव के ही उपासक थे। इन खस जाति का स्थानीय देवता मस्टो होता था। बहुत महत्वपूर्ण है। खस जाति का जो स्थानीय देवता होता था वह मस्टो होता था। मस्टो देवता की पूजा को ये लोग देवाली कहते थे। यानी दिवाली पूजा किसकी करते थे? मस्टो देवता की। और ये देवता किसका होता था? यह देवता होता था खस प्रजाति का। खस प्रजाति की प्रारंभिक भाषा संस्कृत थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस जाति की प्रारंभिक भाषा संस्कृत थी, क्योंकि ये लोग आर्य थे और आर्य लोग संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, इसलिए ये लोग भी संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। लेकिन किरातों के संपर्क में आने के बाद इनकी भाषा में भी मुंड भाषा का
मिश्रण हो गया और इनकी बाद में भाषा मुंड हो जाती है, क्योंकि जो किरात थे, किरातों की भाषा भी मुंड होती थी। अब ये लोग क्या व्यवसाय करते थे, क्योंकि ये प्राचीन जाति थी और जिस प्रकार किरात और कोल भी प्राचीन जनजाति थी, वैसे ही ये भी प्राचीन प्रजाति थी। इनका जो मुख्य व्यवसाय होता था वह था पशुपालन एवं कृषि। तो पशुपालन, आखेट, कृषि ये अधिकतर प्राचीन प्रजातियों के कार्य होते थे या उनका व्यवसाय होता था। और इस खस जाति में कुछ प्रमुख प्रथाएं प्रचलित थी। तो वह प्रथाएं कौन कौन सी थी? पहली प्रथा थी घर जवाई प्रथा। दूल्हे को दूल्हे के घर से लड़की के घर में ले जाना, वहीं पर स्थायी हो जाना, घर जवाई बनाना। एक दूसरा होता था जिसे कहते थे जेठो प्रथा। जेठो प्रथा का मतलब होता था कि घर के ज्येष्ठ पुत्र के हिस्से में संपत्ति का अधिक हिस्सा दे दिया जाना, उसे जेठो प्रथा कहते थे। एक और होता था जिसे टिकुआ प्रथा कहा गया। तो टिकुआ प्रथा में क्या होता था कि खसों की विधवा जो महिला होती थी वह किसी भी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी या उनसे विवाह कर सकती थी, यानी पुनर्विवाह के रूप में वे दोबारा विवाह कर सकती थी या दूसरे पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। एक होता था झटेला प्रथा। तो इसे क्या कहा जाता कि यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। यानी जब महिलाओं की डबल शादी हो जाती थी दूसरे पति से, तो पहले पति के पुत्र को झटेला ये लोग कह देते थे। एक इम्पॉर्टेंट प्रथा इनके प्रजाति में थी, उत्तराखंड के बहुत सारे एग्जाम में इसका प्रश्न बन चुका है। वह प्रथा थी देवदासी प्रथा। अब देवदासी प्रथा में क्या होता था कि ये प्रजाति के लोग अपने ज्येष्ठ पुत्री, यानी जो सब घर की सबसे बड़ी पुत्री होगी, उसे मंदिर में दान कर देते थे और वह पुत्री सदैव ही मंदिर की सेवा करती थी, वहाँ पूजा पाठ करती थी। उसे देवदासी प्रथा कहा गया। और जैसे हम जनजातियों में पहले से ही देख रहे हैं कि पशु बलि प्रथा को ये लोग सर्वोपरि मानते थे, तो ये भी पशु बलि प्रथा का समर्थन करते थे। इस प्रकार से हमने खस प्रजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ी और यह इसकी विस्तृत जानकारी थी। इसके अलावा इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं कर सकता है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और हैं इनसे संबंधित कि इनका साहित्यों में किस साहित्य में किस प्रकार से वर्णन किया गया है। राजशेखर के काव्य मीमांसा के अनुसार कार्तिकेयपुर नगर, जो कि वर्तमान जोशीमठ में माना जाता है, यहाँ पर एक समय खसाधिपति का राज था, यानी खसाधिपति कार्तिकेयपुर राजधानी में भी रहे थे। और साथ ही साथ इस खस प्रजाति का वर्णन वायु पुराण में भी किया गया है और वारामिहिर की वारा संहिता में भी इनका वर्णन किया है और स्कंद पुराण में भी इनका वर्णन किया गया है। और कहा गया है कि ये केदार मंडल, गढ़वाल मंडल में निवास करने वाली जाति थी और स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। और विश्व के महान भूगोलवेता, चित्रकार एवं यात्री टॉलमी, प्लिनी और अलबरूनी विद्वानों ने भी उत्तराखंड में खस प्रजाति के होने का वर्णन दिया है। और वर्तमान में खजुराहो के शिलालेखों में भी खस प्रजाति का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारी खस प्रजाति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का यह भंडार इतना ही था। इतना ही यदि आप याद रखें तो किसी भी एग्जाम में आपको इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न की दिक्कत नहीं हो सकती है। आगे पढ़ते हैं हम। महत्वपूर्ण जाति है जिन्होंने कि वर्तमान उत्तराखंड में अपनी प्राचीन संस्कृति को बचा कर रखा हुआ है, वह जाति है भोटांतिक, या जिसे हम शौका प्रजाति भी कहते हैं। अब कौन थे ये शौका प्रजाति? क्या वर्तमान में भी हैं? जी हाँ, वर्तमान में भी ये उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो यह एक व्यापारिक प्रजाति थी। इन शौका लोगों को या भोटांतिक लोगों को व्यापारिक प्रजाति भी कहा जाता है। और वर्तमान काली नदी घाटी यानी पिथौरागढ़ के काली नदी घाटी में जो भोटिया लोग निवास करते हैं उन्हें वर्तमान में भी शौका जनजाति के लोग कहा जाता है। यानी वर्तमान में जो भोटिया लोग हैं उन्हीं को हम प्राचीन समय में शौका कहते थे और आज भी उनकी जातियां उत्तराखंड में निवास करती हैं। सन 1962 तक ये लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। यानी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, महान हिमालय के क्षेत्रों में
ये लोग तिब्बत से भारत में व्यापार करते थे और उस व्यापार को कहा जाता था शोका हुडिया व्यापार, यानी ट्रांस हिमालयन ट्रेड कहा जाता था। तो ट्रांस हिमालयन ट्रेड शोका जाति के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार से शोका हुडिया व्यापार करने वाले लोग कौन थे? शोका जाति के लोग। उत्तराखंड में ब्रिटिश गवर्नरी में जो GW ट्रेल थे, उन्होंने भी इस व्यापार को प्रोत्साहन दिया था और समर्थन दिया था। एक महत्वपूर्ण नोट है कि 1914 ईस्वी में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था, जिसके आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। तो ये लोग 1914 से ही भारत में व्यापार कर रहे थे, यानी उससे पहले से भी करते थे, लेकिन समझौता जब हुआ तो उसके पश्चात व्यापार की छूट भी दे दी गई थी। और भोटिया शब्द कहा जाता है कि ब्रिटिशों की देन है, जिसका अर्थ होता है तिब्बती, और अंग्रेजों ने इन्हें भोटिया कहा था, क्योंकि तिब्बत क्षेत्र को भोट प्रदेश भी कहते थे। तो वहाँ से यहाँ आने वाले लोगों को भोटिया नाम ब्रिटिश काल में दी गई, जबकि ये लोग स्वयं को शोका कहना उचित मानते हैं। शोका जाति को शारीरिक बनावट के आधार पर किरात प्रजाति का माना जाता है। वही किरात जो कि कोल प्रजाति के बाद उत्तराखंड में निवास करती है। तो इन्हें शारीरिक बनावट के आधार पर किरात प्रजाति के लोग कहा जाता है, जबकि भोटांतिक या शोका लोगों को मूल रूप से मंगोल प्रजाति के समान माना जाता है, क्योंकि इनकी जो पहचान होती है वह दाढ़ी मूछों से विहीन होते हैं, चपटी और छोटे नाक वाले होते हैं और हिष्ट पुष्ट लेकिन छोटे कद वाले होते हैं, और इनका जो रंग होता है वह गेहुए रंग का होता है। और इसी पहचान वाले जो लोग होते हैं वह वर्तमान में मंगोल प्रजाति के लोग होते हैं। तो इन्हें शारीरिक बनावट के आधार पर तो किरात प्रजाति के लोग कहा गया है, लेकिन इन भोटिया और शोकाओं को यदि देखा जाए तो ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। तो यह थी हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां शोका प्रजाति को लेकर के। यह शोका प्रजाति वर्तमान में भोटिया या भोटांतिक के नाम से अभी भी जाने जाते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व बेहद पुराना है। आइए इनसे संबंधित कुछ और जानकारियां पढ़ते हैं। तो वर्तमान में चमोली में निवास करने वाली शोका जाति को मारछा या तुलसा कहा जाता है, जबकि उत्तरकाशी में निवास करने वाले जो शोका जाति होती है उसे जाड़ भोटिया के नाम से जाना जाता है, और पिथौरागढ़ में इन्हें जोहारी और शोका नाम से जाना जाता है, जो कि इनका मूल नाम भी है। इस जाति में एक कुमार और कुमारी प्रथा बहुत प्रचलित थी, और यह कुमार और कुमारी प्रथा यहाँ से जाकर के किरात लोगों में भी चली जाती है। और यह कुमार कुमारी प्रथा क्या थी कि नवयुवक जो होते थे वह अपने घर से दूर किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, जिससे वह अपने अच्छा जीवन साथी चयन कर सके, यानी यह विवाह से पहले कहीं अन्य स्थान पर मिलन के लिए जाते हैं और वहाँ पर अपने जीवन साथी का अच्छा चयन करने का निर्णय लेते हैं। उसके बाद जब ये लोग वापस घर पहुँच जाते हैं, रणबड़ समारोह मनाया जाता है, यानी उसे इस प्रेमी युगलों के घर आने पर मनाए जाने वाला उत्सव को रणबड़ समारोह कहते हैं। यह हालांकि सभी भोटिया में प्रचलित नहीं रहेगी, लेकिन दारमा और व्यास घाटी पिथौरागढ़ क्षेत्र में अभी भी यह प्रथा प्रचलित है। इस शोका जाति के देवता घुरमा देवता माने जाते हैं, जिसे कि वर्षा का देवता कहा जाता है, और घबला देवता एक और देवता होता है जिसे व्यापार के देवता कहा जाता है, यानी व्यापार में उन्नति के लिए और वृद्धि के लिए ये घबला देवता की पूजा करते हैं। भोटांतिकों के समूह को कुंच कहा जाता है, इसे हम इम्पोर्टेंट करके याद रख लेंगे, कुंच कहा जाता है। और इस भोटांतिक लोगों की उपजातियां गरब्याल, गुंजवाल, मरतोलिया, टोलिया और पांगती, इस प्रकार से इनकी उपजातियां भी मानी जाती हैं। तो यह थी हमारी शोका जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे आने वाली नई वीडियो बनाने के लिए हमें अत्यधिक प्रोत्साहन और अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ यह आने वाले आपके सभी एग्जाम्स में रामबाण सिद्ध होने वाली है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द वहां पर प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।